हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के अंतर्गत स्टडी हैबिट टेस्ट अर्थात अध्ययन आदत परीक्षण के थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। स्टडी हैबिट टेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखने होंगे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा साइको प्रैक्टिकल का, तब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसलिए लिखा जाता है जिससे आप प्रैक्टिकल के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ दिख भी रहा है कि सैद्धांतिक पक्ष, तो यहाँ पर इसे नोट डाउन करेंगे सैद्धांतिक पक्ष, और यहाँ पर आदत की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। जो पहली डिफिनीशन दी है उसको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड गल्फ ने कहा है। दूसरी डिफिनीशन भी दी है, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये अकॉर्डिंग टू गैरेट है दूसरी डिफिनीशन। उसी प्रकार तीसरी डिफिनीशन को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि विलियम जेम्स ने ये डिफिनीशन कही है, और यहाँ पर सार दिया हुआ है आखिर आदत के बारे में। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर आदत के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आदत के प्रकार के बारे में, तो जैसे दिए हुए इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आदत के प्रकार के अंतर्गत जो पहला प्रकार है वह है यांत्रिक आदतें। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद विचार संबंधी आदतें, नाड़ी संबंधी आदतें, इसको आप लिखेंगे। शरीर अभिलाषा संबंधी आदतें, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। और नैतिक आदतें, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका जैसा यहाँ पर देख रहे हैं भावना संबंधी और भाषा संबंधी आदतें, ये सभी जो है आदतों के प्रकार हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। इसको भी देख लेंगे। इसके आगे भी ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आदतों के प्रकार। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि आदतों का निर्माण, इसको भी यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसकी हेडिंग दी हुई है। फिर जो है यहाँ पर है संकल्प कि किस प्रकार से आदतों का निर्माण होता है। तो जो पहला यहाँ दिया हुआ है आपके सामने वह है संकल्प से आदतों का निर्माण होता है। ये यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आपका दिया है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता और निरंतरता, इससे भी आदतों का आपके निर्माण होता है। इसको भी आप लिखेंगे। ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में है, इसको जानना भी ज़रूरी है आपको। और इसके बाद अभ्यास। अभ्यास के बाद यहाँ पर पुरस्कार, जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, पुरस्कार से भी आदतों का निर्माण होता है। और आदर्श उदाहरण के द्वारा भी जो है आदतों का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। अब हम परीक्षण सूची के बारे में जानेंगे। आखिर परीक्षण सूची है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर इसका नाम है आदत अध्ययन परिसूची। इसके जो निर्माण करता है उनको लिखेंगे। एम.एन. पालसेन इनका नाम था, जैसे यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ साथ ही अनुराधा शर्मा, उन दोनों ने मिलकर जो है इस इन्वेंट्री अर्थात परिसूची का निर्माण किया हुआ था। तो इसे पालसेन शर्मा सूची भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये सूची विवरण भी दिया है, इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। और इसके बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसको भी आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसको, जिससे आपका ये विवरण, सूची का जो विवरण है, ये आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद इस सूची का उद्देश्य क्या है, इसको भी आप लिखेंगे, दिया हुआ है। इसको लिखेंगे तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखना है आपको कि आखिर अध्ययन आदतों के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है तो क्षेत्र वह है समय चक्र।
तो इसको भी लिखेंगे आप, समय चक्र, इसकी हेडिंग आप नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद है अध्ययन की भौतिक दशाएं, इसके बाद फिर जो होगा पढ़ने की क्षमता, नोट्स मेकिंग, इसके बाद है अधिगम प्रेरणा के कारक, तो इसको भी आप नोट करेंगे। स्मृति और परीक्षा लेना, परीक्षा लेना ये है आपके सामने। अब इसके बाद आती है सारणी। सारणी से आपको ये पता चलता कि आखिर जो पालसेन शर्मा सूची है उसमें कौन से प्रश्न क्रमांक किस क्षेत्र के लिए हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 32, ये इसका जो क्षेत्र है वो समय चक्र है। जो पढ़ने की क्षमता से रिलेटेड जो प्रश्न क्रमांक हैं वो 10, 13, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख कर ये जान जाएंगे कि कौन सा प्रश्न क्रमांक सूची का किस क्षेत्र से संबंधित है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि सूची का संपादन किस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से इसको देखना होगा और पढ़ना भी होगा आपको सूची का संपादन। तो यहाँ पर सूची का संपादन कैसे करना है, पहला पॉइंट दिया है, इसको भी नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट इसे भी नोट करेंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो तीसरा पॉइंट सूची के संपादन के लिए, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। तो इसको नोट कर लेंगे जिससे आपको सूची किस प्रकार से संपादित की जाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे आपके सामने दिए हुए हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इनको भी आपको पढ़ना होगा और इनको लिखना भी होगा, क्योंकि इसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिकल को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह आपके सामने दिया हुआ है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। इसके बाद आपको फलांकन अर्थात स्कोरिंग भी यहाँ पर देनी होगी, बतानी होगी किस प्रकार से आपको स्कोरिंग करनी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, इस फलांकन लिखेंगे। तो फलांकन में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया कि टोटल जो अंक होंगे वो 90 मार्क्स के होंगे। जो टोटल अंक होगा वो 90 होगा। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे उनके लिए क्या दिया जाएगा, 2 अंक दिया जाएगा। जहाँ पर सदैव लिखा है उसके लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। कभी कभी उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा जैसा यहाँ दिया हुआ है, और कभी नहीं उत्तर के लिए आपको 0 अंक देना होगा। इस प्रकार से फलांकन करना है, स्कोरिंग करना है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, कथन क्रमांक संख्या अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी कथन क्रमांक संख्या 6, 9, 13, 15 और 24, 26, 34, 36, 37, 41, 42 के संदर्भ में इसकी स्कोरिंग विपरीत हो जाएगी। यह प्रश्न संख्या को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके लिए अभी तक आपने देखा सदैव के लिए 2 अंक दिए जाते थे, लेकिन इन कथन क्रमांक संख्या के लिए आपको यहाँ पर स्कोरिंग उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या हैं इनके लिए सदैव के लिए आपको 0 देना होगा, कभी कभी के लिए 1 और कभी नहीं के लिए 2 अंक देने होंगे। तो इस प्रकार से आपको स्कोरिंग करते वक्त इन प्रश्नों के लिए बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी। और आपकी जो पालसेन शर्मा सूची है उसमें इन कथनों के सामने या जो प्रश्न संख्या हैं उसके सामने डॉट लगा होगा, अर्थात तो जो डॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो स्कोरिंग है वो वाइस वर्सा अर्थात उलट जाती हैं। अब ये जो है आपका नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है स्टडी हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह गर्ल्स है या बॉयज़ है, क्या है, गर्ल है या बॉय है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसी आधार पर हम बच्चे की स्टडी हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई लड़का है
कोई अगर लड़का है, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर उसके 54 जो है स्कोर उसका हुआ है, तो उसका परसेंटाइल कितना होगा 25, ये दिया हुआ है। तो उसका जो है स्टडी हैबिट्स क्या होगी, वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री होगी। इसी प्रकार अगर कोई लड़की है, यहाँ पर दिया भी है आपके सामने, कोई लड़की है और उसका स्कोर 68 है, तो इसका मतलब उसकी जो अध्ययन आदत है वो क्या होगी, गुड होगी, और जिसका परसेंटाइल होगा वो 80 होगा। तो ये सब दिया हुआ है, आपको रिजल्ट्स में ये सब चीज़ें बतानी होंगी। अगर कोई बॉय है, लड़का है, और उसका जो स्कोर आया है वो 75 आया है, तो इसको देखते हुए, नाम्स को देखते हुए उसका जो परसेंटाइल है वो 100 है। तो इस प्रकार से उसकी अध्ययन आदत कैसी है, एक्सीलेंट है, और जो कैटेगरी होगी वह ए ग्रेड की कैटेगरी होगी स्टडी हैबिट्स की। तो इससे हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉर्म्स को देखकर आप रिजल्ट्स को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और इसी से ही आपको रिजल्ट्स को तैयार करना होगा। और हम स्टूडेंट्स के स्टडी हैबिट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसकी स्टडी हैबिट किस टाइप की है, ए ग्रेड की है कि बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है, क्या है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे इस जब भी उसका रिजल्ट हम बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले पाल सेन शर्मा की जो इन्वेंट्री है उसको लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है पाल सेन शर्मा, एम.एन. पाल सेन और अनुराधा शर्मा ने मिलकर इस इन्वेंट्री को बनाया है। तो यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है आपको कि अगर बाय द वे आपसे एग्जामिनर पूछे कि इस सूची को क्या कहते हैं, तो इसे पाल सेन शर्मा की सूची कहते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि इस सूची के द्वारा, इस टेस्ट के द्वारा, खासकर हम जो छात्र हैं उनकी अध्ययन आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही छात्रों की दैनिकचर्या, जो दैनिक दिनचर्या है, उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इस टेस्ट के द्वारा और भी एक बहुत हमें जो रिजल्ट्स मिलता है वह यह है कि ये अभिभावकों के मार्गदर्शन में बहुत ज़्यादा सहायक है, और इस परीक्षण से छात्रों में अच्छी आदतों का विकास भी होता है। तो ये इस जो टेस्ट है उसका बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्व है, खासकर साइको के अंतर्गत और स्टूडेंट्स के लिए भी। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको सामने दिया हुआ है कि नेम, तो यहाँ पर आपको जो नेम है, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा नाम पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटर का नाम डालना है। एक्सपेरिमेंटर जो है अपने जो सब्जेक्ट है उसका नाम डालना है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसकी उम्र 6 से 14 साल की होगी, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वह 6 से 14 साल के बच्चे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका नाम लिखेंगे, उसका क्लास 6, 7, 8 जो भी होगा वो लिखेंगे, एज लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, किस कॉलेज में पढ़ता है वो लिखेंगे, इससे प्रीवियस एग्ज़ाम में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसको लिखेंगे। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा कि यह आपको सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको कि जैसे यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए हैं ये नॉर्मल अभी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रश्न हैं आप देख रहे हैं, जैसे पहला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा यहाँ सदैव में टिक करता है तो उसके लिए 2 अंक दिया जाता है, और कभी कभी के लिए 1 अंक, अभी और कभी नहीं के लिए जो है, जो आप देख रहे हैं, 0 अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन जो डॉटेड प्रश्न है उसको आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न है इसके लिए उलट जाता है। यहाँ अगर कोई बच्चा अगर सदैव में टिक करता है, यहाँ पर मान लीजिए टिक कर रहा है, तो उसके लिए हम 0 अंक देंगे। अगर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कभी नहीं में अगर टिक करता है डॉट वाले प्रश्न में, तो उसके लिए हम 2 अंक देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर जो डॉट वाले क्वेश्चन हैं
उसकी जो स्कोरिंग है वो खासकर जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं उससे उलट जाती हैं। यहाँ पर भी देखिए, आप देख रहे होंगे, जैसे ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, इसमें जो है बच्चे ने सदैव में ऑप्शन, जो सदैव ऑप्शन है उसको टिक किया है। तो उसके लिए क्या बताया अभी हमने कि यहाँ पर इसके लिए 0 अंक होता है। लेकिन अगर वही नॉर्मल प्रश्न होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यह प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर अगर किसी ने टिक किया है सदैव में, तो इसको कितना अंक दिया जाएगा? 2 अंक दिया जाएगा। तो डॉट के जो प्रश्न हैं और जो नॉर्मल प्रश्न हैं उनमें दोनों में यही अंतर है, यही आपको ध्यान भी रखना होगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको याद भी हो जाए कि आखिर हमें करना क्या है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आगे भी इसमें आपको दिखाते रहेंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ 17 क्वेश्चन नंबर है, फिर 21, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद ये उसके आगे 30 तक इसमें दिया हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं जब आप इस टेस्ट को कर रहे होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद ये 35, 33 ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ ऊपर दिया भी है, सदैव या बहुधा, कभी कभी, कदाप या कभी नहीं। इसके बाद ये टोटल 45 तक क्वेश्चंस दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये यहाँ तक 45 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार टोटल जो स्कोर होगा आपका वो 45 क्वेश्चंस का 90 जो स्कोर हो सकता है, अधिकतम अंक 90 हो सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो क्वेश्चन की संख्या होगी वह 45 होगी, 45 होगी, और जो अधिकतम अंक होंगे वह 90 होंगे। अगर 90 अंक से ज़्यादा आपका स्कोर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई गलती की है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम स्टडी हैबिट टेस्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। और यह आपको पता भी होना चाहिए, जब भी यूनिवर्सिटी का साइको का प्रैक्टिकल होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होगा, अर्थात क्रियात्मक पक्ष ही लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको परीक्षण का नाम लिखना होगा, जो दिया हुआ है यहाँ, पालसेन एवं शर्मा अध्ययन आदत परिसूची। परीक्षण का उद्देश्य क्या है यह भी आपको लिखना होगा। स्पष्ट है कि प्रयोज्य के अध्ययन आदतों का पता लगाना यही हमारा उद्देश्य है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है, अर्थात जिसके पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। आखिर प्रयोज्य का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, प्रयोज्य का लिंग क्या है, शिक्षा क्या है, प्रयोज्य का स्वास्थ्य क्या है। इसके बाद आता है प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता अर्थात आप स्वयं, आपका नाम यहाँ लिखा जाएगा, आपकी उम्र कितनी है वो लिखी जाएगी, बीएड, यहाँ पर अध्ययनरत लिखेंगे, और आप यहाँ पर यहाँ प्रयोज्यकर्ता लिखा है, ये भी सही है, और प्रयोगकर्ता भी लिख सकते हैं, और उसका व्यवसाय क्या है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, शिक्षण कार्य लिखेंगे, ये गृह कार्य गलत दिया हुआ है। इसके बाद हम जो है आप देख रहे हैं इसमें दिया रहेगा उपकरण एवं सामग्री, लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, विराम घड़ी, मैनुअल घड़ी, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसको शॉर्ट कर लेंगे तो जिससे आपको लिखने में आराम रहेगा। इसके बाद आप जो है प्रारंभिक तैयारी क्या क्या करेंगे, जैसे बच्चों को भी बोलेंगे कि क्या 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 तैयारी करनी है आपको। तो यहाँ 5 पॉइंट दिए हुए हैं, उन 5 पॉइंट की आपको तैयारी करनी होगी। स्टूडेंट्स बोल देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आप आराम से इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसके बाद आता है कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसको कुछ हम निर्देश देते हैं। यहाँ देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो ये निर्देश देना, खासकर अगर हमें सुचारू रूप से एक्सपेरिमेंट को करना है तो हमें निर्देश आवश्यक रूप से देना ही होगा, तभी अच्छे से बच्चे जो है इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर निर्देश दिया, दूसरा निर्देश दिया है, तीसरा निर्देश दिया है, फिर जो है यहाँ पर देख रहे हैं चौथा निर्देश दिया हुआ है। तो ये चारों निर्देश को आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो भी आपकी कॉपी जो मेंटेन कर रहे हैं उसको जो है उस पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर विधि दी हुई है, मेथड, इसको भी आपको
लिखना होगा कि किस मेथड को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, 9 पॉइंट दिए हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इनको आप लिखेंगे तो आपको पूरा जो टेस्ट है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे बताने में बार बार कहीं ना कहीं आपको या हमें जो वीडियो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर 5th पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 5th है, फिर 6th है, 7th है और 8th पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर स्कोरिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर आगे देख लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसको जानना भी ज़रूरी है कि स्कोरिंग के लिए फलांकन कैसे करते हैं। तो सदैव या बहुधा उत्तर के लिए 2 अंक देने हैं आपको जब भी स्कोरिंग करेंगे। कभी कभी उत्तर के लिए 1 अंक देना है, कदापि अथवा कभी नहीं के लिए 0 अंक देना है। स्कोरिंग के अंतर्गत कथन संख्या 6, 9, 13, 15, 24, 26, 34, 36, 37, 41, 42 के लिए स्कोरिंग का भारांक उल्टा कर देते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जहाँ जहाँ डॉट आपके दिए होंगे, डॉट जो प्रश्न होंगे उनके लिए भारांक उल्टा कर देंगे। और ये आपको ध्यान भी रखना होगा कि हमेशा के लिए 0 अंक और कभी कभी के लिए 1 अंक तथा कभी नहीं के लिए 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। यह इस स्कोरिंग के समय आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी, ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट्स प्रभावित हो सकता है। अब हम बात करेंगे निरीक्षण तालिका की। तो निरीक्षण तालिका में आप चेक करेंगे कि आखिर जो आपके जो प्रश्न हैं वह आप देखेंगे सदैव या बहुधा के जो यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं और उसके लिए आपने कितने अंकों का योग किया है। तो यहाँ सदैव या बहुधा उत्तरों का योग है 44, कभी कभी उत्तरों का योग है 15 और कभी नहीं उत्तरों का योग है 2 और अन्य कथनों का योग है 0। इस प्रकार से जो गणना आपने की, जो टोटल स्कोर आया वह आपका 69 आया। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो गणना है वो बहुत एग्जैक्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। और इसके लिए हम ज़रा यहाँ आगे चेक भी कर लें कि जब हम स्कोरिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो परिणाम है इससे हम बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या दिया हुआ है, क्षेत्र भी दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप कि प्रश्न संख्या कौन कौन से दिए, उसके लिए अधिकतम अंक कितने हैं और कितने आपने प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा है, यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है कि इसमें देखें आप कि अध्ययन की भौतिक दशाएं, इसमें टोटल अंक कितने थे 12 और प्राप्त कितने हुए 10। पढ़ने की क्षमता में कितने टोटल अंक थे 16, प्राप्त कितने हुए 6। इसी प्रकार नोट्स मेकिंग में टोटल कितने हैं, वो अधिकतम अंक कितने थे 6, प्राप्त हुए हैं 3। अधिगम प्रेरणा के कारक में कितने अधिकतम अंक हैं 10, 12, प्राप्त हुए हैं उसे 10। उसी प्रकार जो स्मृति है इसमें अधिकतम अंक हैं 8 और जो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हुए हैं वह हैं 6। और उसी प्रकार परीक्षण लेना में जो अधिकतम अंक हैं 20 और प्राप्त हुए हैं आपको 13। इस प्रकार से यहाँ टोटल देखें, जो स्वास्थ्य है इसके अंतर्गत आपके अधिकतम अंक हैं 6, जो स्टूडेंट है आपका जो प्रयोज है उसने 5 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार 90 में आपने 69 जो है प्राप्त किए हैं, अर्थात सब्जेक्ट ने जो है इतने मार्क्स गेन किए हैं। अब इसके आधार पर हम परिणाम की व्याख्या भी कर रहे हैं। जैसा आप अभी देखेंगे कुल अंक है हमारे पास 90 और जो स्टूडेंट्स है हमारा, स्टूडेंट्स ने जो है आपके देख रहे हैं कि प्राप्तांक जो है उसका 69 है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे जो हमारा नॉर्म्स दिखाया था आपको, उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे जो उसका प्रतिशतांक निकल के आ रहा है यहाँ पर 65.5 दिया हुआ है, यह गलत है। और इसको अगर देखेंगे 68 है तो 69, तो अगर हम 68 इसको मान लेते हैं तो जो परसेंटाइल आ रहा है वो 80 आ रहा है आपका। तो 80 के अनुसार उसकी जो अध्ययन आदत है वह होनी चाहिए आपकी गुड। अगर ये लड़की है तो यहाँ पर जो प्रतिशतांक है वो यहाँ पर 80 लिखा जाना चाहिए। अगर आप नॉर्म्स में देखेंगे तो आपको 80 दिखाई पड़ेगा,
ठीक है। और जो अध्ययन आदत जो श्रेणी होगी उसको भी यहाँ आप चेक कर लें, यहाँ पर बी लिखा जाएगा अगर आप 9 से चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा गलत दिया हो, इसको हम सही कर दे रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर जैसे दिया है परिणामों की व्याख्या, तो हम परिणामों की व्याख्या भी उसी प्रकार कर सकते हैं जैसा हमारे पास दिया है कि समय चक्र में टोटल कितने अंक थे, कितने प्रश्न थे, उसमें कितने छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं। ये परिणामों की हम व्याख्या कर सकते हैं अगर हम चाहें। इसी प्रकार हम अध्ययन की भौतिक दशाओं के बारे में ही बता सकते हैं कि इसमें अधिकतम अंक इतने थे और इतने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं। इसके बाद पढ़ने की क्षमता में भी यही चीज़ें हम बता सकते हैं कि अधिकतम अंक इस क्षेत्र के अंतर्गत इतने थे और इतने अंक छात्र ने प्राप्त किए, और ये चीज़ें दर्शाता है कि अध्ययन आदत उसकी असंतोषजनक है या कैसी है, ये भी इससे पता चल जाता है। इसके बाद नोट्स मेकिंग का भी है, नोट्स मेकिंग के बारे में ही बता सकते हैं छात्र छात्राओं को खासकर कि इसमें जो है अधिकतम इस क्षेत्र में इतने अंक थे और इतने अंक प्राप्त हुए हैं, ये दर्शाता है। अधिगम प्रेरणा के भी बारे में बता सकते हैं कि 12 में से अगर 10 अंक प्राप्त हुए हैं तो ये उत्तम अध्ययन आदत को दर्शाता है, यहाँ आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्मृति में ही बता सकते हैं कि 6 में से 8 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सामान्य अध्ययन आदत को दर्शाते हैं। इसके बाद परीक्षा लेना, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे परीक्षा लेना, तो परीक्षा लेना में 20 में से 13 अंक प्राप्त हो रहा, तो ये असंतोषजनक जो है रिजल्ट दर्शा रहा अध्ययन आदत को, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला दिया हुआ है स्वास्थ्य के अंतर्गत जैसे देख रहे हैं आप कि 6 में से 5 अंक प्राप्त हुए हैं, जो एक उत्तम अध्ययन आदत को दर्शाता है, तो ये भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं निष्कर्ष भी हम निकालेंगे, तो यहाँ परीक्षण के बाद प्रयोज जो 45 जो उसके प्रश्न थे उसमें से स्कोर जो है अर्थात 90 में से उसका जो स्कोर है 90 में से उसका स्कोर 59 है, और उसके आधार पर जो उसका प्रतिशतांक बन के आ रहा है वो भी आप लिखेंगे। तो आप चेक कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया है उसके आधार पर आप नॉर्म्स के आधार पर जितना आपका स्कोर आएगा उसी के आधार पर आप परसेंटाइल आपके सामने दिया होगा, जो आपका नॉर्म्स दिया हुआ है, मानक श्रेणी दी है उसमें दिया है, उसके आधार पर उसका प्रतिशतांक आप लिख देंगे, और उससे आपकी अध्ययन आदत पता चल जाएगी कि जो स्टूडेंट है, जो सब्जेक्ट है, उसकी अध्ययन आदत उत्तम है या एवरेज है या अच्छी है या असंतोषजनक है या संतोषजनक है, उससे पता चल जाएगा आपको। इसके बाद हम शैक्षिक महत्व क्या है इसका, इस टेस्ट का, उसको भी यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे। जो पहला शैक्षिक महत्व क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, ये हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम यहाँ पर दिया है शैक्षिक महत्व, इसके बारे में भी स्क्रीनशॉट लिखकर और इस प्रकार से हम पूरे टेस्ट को फिनिश कर सकते हैं। जहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, और कोई अगर डाउट हो रहा है किसी भी संदर्भ को लेकर तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।